राम आलयम करुणालयम। यह श्रुति और स्मृति की जो अनुभूति हम सभी को जनरल बख्शी ने बताई, न्यास के डॉक्टर अंकित पांडे जी, वास्तु जी और आप सभी समय अनुरोध पर श्री मैडम दीदी बख्शी कृपया मंच पर आए। पराक्रम फाउंडेशन, ब्रह्मर्षि मिशन समिति, विद्वत परिषद महाकौशल प्रांत विद्या भारती की ओर से आज का यह कार्यक्रम पराक्रम सम्मान 2024 सम्मान, प्रथम सम्मान है संस्कार धानी में यह दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव का विषय, गौरव का क्षण है। इससे डॉक्टर अतुल दुबे जी, डॉक्टर विजयानंद मरावी जी, आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय दीदी जी, और कृपया एक साहित्य जो आपको जनरल बख्शी को देना है, कृपया मंच पर जल्दी से आए। गढ़मंडला की रानी दुर्गावती, और जिसके सहनाज से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। मुझे लगता है आज जनरल दीदी बख्शी के लिए सार्थक। आदरणीय धर्मेंद्र शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वे पति के लाल और कुछ संतों का आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनरल जी डी बख्शी जी, और मैं उनको डॉक्टर जी डी बख्शी भी कह सकता हूँ, डॉक्टरेट की उपाधि भी आपने अर्जित की है। संस्कार धानी में जन्मे, संस्कार धानी के पुत्र आदरणीय जनरल जी डी बख्शी जी। शिक्षा और समाज के क्षेत्र में पूज्य दादाजी का पराक्रम फाउंडेशन आज में राष्ट्रबोध के विषय को प्रसारित करता है। आदरणीय मुख्य अतिथि परम पूजनीय जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज, परम पूजनीय संत अजय विश्नोई जी भाई साहब, आदरणीय विधायक अशोक रूहानी जी, माननीय धर्मेंद्र, आप सभी को स्वागत है। मैं प्रताप महान व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी राष्ट्र सेवा और नेतृत्व 2024 से सम्मानित कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल श्री सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन और उनके विचारों को हमारे सामने एक नई दृष्टि और गहराई के साथ प्रस्तुत। पराक्रम फाउंडेशन का सबसे पहले उद्देश्य ना दैन्यम ना पलायनम, सब मिली और जितना अपने स्तर से सबने मदद करने की कोशिश की। नेताजी के आत्मनिर्भर सक्षम और समर्पित भारत आज मैं पराक्रम फाउंडेशन की ओर से रिटायर्ड मेजर जनरल जी क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ा जो आला था देश को तोड़ने का, वो है जाति, कास्ट। और ये कास्ट जो शब्द है वो किसी हिंदी भाषा, किसी भारतीय भाषा में नहीं। इट इज कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कॉल्ड कास्टा। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया ताकि ये देश को तोड़े और राज करें। तोड़ो और काटो, कटोगे तो टूटोगे, कटोगे तो टूटोगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है साहब, ये तो अंग्रेजों का ट्राइड टेस्टेड फार्मूला है। दुख ये होता है कि आज़ादी हुए 75 साल हो गए, अभी भी आप कास्ट पे राजनीति कर रहे हैं। आपकी पूरी राजनीति और कोई है ही नहीं मुद्दा सिवाय कास्ट के। ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, ये सेंसस, वो सेंसस, क्या बकवास है। हम सब भारतीय हैं, पीरियड। और आपको रिजर्वेशन देनी है तो आप इकोनॉमिक मुद्दों पे दीजिए, जो गरीब है उसको हेल्प करिए ना, कि ये कास्ट वो कास्ट। क्यों फिर हम कास्ट लोगों को याद दिलाएं? भारतीय फिर कौन रहेगा? अगर मैं बख्शी, आप गुप्ता, फलाना, ये सिंह, वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर हु इज़ एन इंडियन? हु इज़ एन इंडियन? मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय कौन है आज के दिन? सब कास्ट में बांट दिए तो लड़ो मरो।
ये तो हमारा शुरू से होता आया है कि आपस में लड़ाओ, कुत्तों की तरह लड़ेंगे, बाहर वाले आगे राज करेंगे। जहां आप इसके ऊपर उबर जाओ, आपको कोई दुनिया में ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू। इंटर रिलीजन समरसता की भी मांग जो है देश करता है, अगर संवैधानिक तौर पर देश को मिलकर आगे बढ़ना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के भाषण विवादित है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसमें कन्विजेंस भी दिया है। कांग्रेस जो है वो एक ट्रीटमेंट लाने की बात कर रही है। देखिए, मेरा फलसफा बड़ा सीधा है। हम सब भारतीय हैं। जब आप सेना में आते हैं तो आपको पहली चीज़ कही जाती है तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ये ज़रा गेट के बाहर रख दो। अगर लेके अंदर आए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन आर्मी के बाशिंदे हैं। हमारे देश से बड़ा भगवान हमारा दूसरा कोई नहीं। देश भी ऐसे ही चलना चाहिए। देश भी ऐसे ही चलना चाहिए। जब चलेगा तो कदम नहीं बढ़ा रही है। नहीं, आप कैसे कहते हैं कदम नहीं उठा रही? कुछ ना कुछ चीज़ें तो शुरू हो गई हैं। इनका ट्रेड बायकॉट शुरू हो गया है, पहला कदम, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कदम आगाज़ की ज़रूरत है, संकल्प की ज़रूरत है। संकल्प है और अब समय आ गया है कि इनको लताड़ा जाए। दो देशों को, देखिए, हमने चीन से थोड़ी देर के लिए संधि कर ली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, वो जिसको बोलते हैं ना थॉ आ रहा है, ठीक है, और ये थॉ के चलते दो देशों को लताड़ो, अच्छी लात लगाओ, जबकि चीन उस तरफ देख रहा है, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। सर, सोसाइटी कोई बीमारी करा दिया। सबसे बड़ी बीमारी तो वो खुद है। सांप, हमने सुना था, आस्तीन का सांप जो अगर एक भारतवर्ष में जीती जागती मिसाल है वो ये मोहतरमा है, ठीक है। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बना के जो हमने गलती करी थी वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसका खमियाजा, क्योंकि इसने इतना नुकसान किया हमारा, इतना नुकसान किया। इसके नाम के ऊपर कि ये बड़ी देशभक्त अपने आप को बताती थी, इससे बड़ा देशद्रोही दूसरा नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर के लोगों ने इनको इनका सही सत्य और चेहरा दिखा दिया। सर, लेकिन जो कश्मीर में है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आतंक की घटनाएं जो हैं, पहले ये मैं था रोमियो फोर्स कमांडर रजौरी पुंछ में हार, और वहाँ हमने 2004-2005 में कमर तोड़ दी थी, आतंकवाद खलास कर दिया। उसके बाद लोग थोड़े निश्चिंत हो गए, वहाँ से फौजें हटाने लगे, यूनिफॉर्म फोर्स को लद्दाख भेज दिया। रोमियो फोर्स जहाँ 18 पलटनें होती थी आज वहाँ 7 पलटनें कर दी। तो जब आप गैप खोलते हैं तो दुश्मन भी तो देखता है और फ़ायदा उठाता है। आज एक नया विकल्प शुरू हो रहा है कि साहब ये जो है हम फौज की नफरी बहुत ज़्यादा है, कम करो, पैसा बड़ा लग रहा है, पेंशन देनी पड़ रही है। फौज की पेंशन में आपको तकलीफ़ होती है? तो ये जो है ये बड़ा गलत विचारधारा है। हमको दोनों चाहिए, हथियार भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। सर, लेकिन इस बीच कर एक सवाल होता है कि क्या अभी भी विपक्ष में एक सवाल आता है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर करेंगे। आप क्या विचार करते हैं? अग्निवीर कितना सेहतमंद है हमारी फौज? देखिए, अग्निवीर का जो रीज़न ये था कि आज के दिन हमारी जो तनख्वाह का बिल है 1,06,000 करोड़ और जो पेंशन का बिल वो 1,11,000 करोड़, ठीक है साहब। तो कब तक ये चल सकता था? कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन जो कुछ किया गया, मेरे मत में वो थोड़ी जल्दबाजी में किया गया। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा सोच के करें तो हमको जो है ये अग्निवीर की जो अवधि है बहुत छोटी है। जब मैंने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा था तो उस वक़्त वो 7 साल की सर्विस है। उसमें आदमी ट्रेन ठीक से होता है, घुल मिल जाता है यूनिट में, बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो लड़ाई के मैदान में काम आते हैं। तो 4 साल से अवधि 7 साल बढ़ाइए। अभी 25% को रखा जाता है, 75% को घर भेज दिया जाता है। उसको 70% को रखिए और केवल 20-25% को वापस भेजिए, ठीक है। क्योंकि ये कहना कि साहब हम दूसरा कैरियर बड़ा बढ़िया देंगे, अरे कैरियर का क्या हुआ? पहला कैरियर अगर नहीं ठीक होगा तो मुझे बताइए, अगर आज के दिन गांव का एक लड़का
सीआरपीएफ में जाए, बीएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए और ये जो हमारे बाकी अर्धसैनिक बल हैं वहाँ जाए, 58 साल की नौकरी कर सकता है। तो इजी मैड क्यों आएगा वो 4 साल की नौकरी के लिए? और आएगा तो तभी आएगा जब उसने सब कर लिया और कुछ नहीं हुआ। अभी हमने सुना खबर कि एक बेचारा लड़का वो अग्निवीर के लिए दौड़ लगा रहा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। मतलब फिर आपको ऐसे बेचारे लोग मिलेंगे जो कि वो बोले ना कि सब जगह छट गए, कहीं और नहीं हुआ तो साहब चलो फौज चलो, ऐसे तो पुनर्विचार करना चाहिए। इसका पुनर्विचार बहुत सर, आवश्यक है। बांग्लादेश में सर जिस तरीके लेखक भी है, हिस्ट्री ऑफ हिंदूज आपने लिखा हुआ है। जी। इन दिनों देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है और खास तौर पर अखंड भारत की बात चल रही है। आपको क्या, आप क्या विचार? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है आपके सामने, ठीक है। 1971 में जो हमने युद्ध किया था और वहाँ पे हमने पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति का काया पलट कर दिया। सिक्योरिटी सिनेरियो जो था काया पलट हो गया। आज हम देख रहे हैं साहब कि उसका काया पलट कर दिया गया है। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI से मिलकर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पे वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं और वो अपने आप को बड़े सूरमा बता रहे हैं कि हम दिल्ली तक आक्रमण करेंगे, दिल्ली तक कब्जा करेंगे। तो समय आ गया है कि हमारी पीढ़ी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये जो युवा पीढ़ी है आज, उसके लिए समय आया है, चुनौती का समय है। 2.5 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर आ गई। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदी लंका ढाए तो वो तो शुरू से हैं, माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं। तो अब समय आ गया है, चुनौतीपूर्ण समय, संघर्ष का समय, जबकि जो बाकी बचा पाकिस्तान है इसके 4 और ये जो बेवकूफ़ देश जो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, जो आंखें दिखा रहा है, जो लड़ने की आतुरता दिखा रहा है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। अगर ये हिंदुओं को घर से बेघर करता है जैसे कश्मीर में हुआ था, तो हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे का बांग्लादेश का इलाका जो अंगूठे की तरह निकला हुआ है भारत के अंदर, इसको कैप्चर कर लेना चाहिए और सारे विस्थापित हिंदुओं को वहाँ पे बसा देना चाहिए और हिंदू देश बनाना चाहिए। हाल ही में